मैं हूँ आरजे अरमान और आप सुन रहे हैं नावल पैरवी असकलम महविश आमान। कहते हैं मोहब्बत एक ऐसी चीज का नाम है जो जबरदस्ती किसी से हो नहीं सकती और नहीं की जा सकती है, और अगर ये मिल जाए इससे खूबसूरत और अनमोल तोहफा दुनिया में कोई नहीं, और अगर बदकिस्मती से ये ना मिले तो इससे ज्यादा अजियतनाक चीज कोई और हो भी नहीं सकती। तो हमारा ये पैरवी का सफर कुछ अरसा पहले शुरू हो चुका है। आप लोगों की मोहब्बत, फीडबैक और चाहत को देखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ ये सिलसिला यूं ही बना रहेगा। और इसके अलावा आपकी तरफ से कोई भी सजेशन, कोई भी राय हो तो वो भी आप हमें दे सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और इसके अलावा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म, तो उसको सुना भी जाएगा, उस पर अमल भी किया जाएगा। मैं आपकी पॉजिटिव फीडबैक का और इस नावल को लेकर कुछ भी आपके मन में आए तो उसका मुंतज़िर रहूँगा। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आसिया मोहल्ले के मौलवी मुफ्ती सैयद शाह जफर की बेटी थी। शाह जफर का मोहल्ले में बहुत बड़ा मदरसा था जहाँ पर ख़वातीन और मर्द हज़रात दीनी तालीम हासिल करते थे। शाह जफर बहुत मुअज़्ज़ज़ और इज़्ज़तदार फर्द थे। आसिया उनकी इकलौती बेटी थी और उनके 5 बेटे थे, यानी कि आसिया 5 भाइयों की इकलौती बहन थी जो पूरे घर को बहुत अजीज थी। आसिया को 10 साल की उम्र में ही पर्दे में रख दिया गया। बचपन से ही उस पर बड़ी सख्ती थी कि वो लड़कों के साथ नहीं खेलेगी। अब्दुल रऊफ भी शाह जफर का बहुत अच्छा शागिर्द था। वो जब भी मदरसे आता, जब आसिया छोटी थी तो उसके साथ कभी कभार खेल लेता। आसिया की गाल के ऊपर एक हल्का जख्म का निशान था। असल में वो निशान किसी जख्म का नहीं था, बल्कि आसिया का बर्थमार्क था जो बचपन से ही उसके साथ था। अब्दुल रऊफ को वो निशान बहुत पसंद था। उन्हें छुपन छुपाई बहुत पसंद था। वो हर वक्त छुपन छुपाई खेलते रहते, जिसके खेलने के बाद मौलवी साहब बड़ा गुस्सा करते थे। 13 साल की उम्र में ही आसिया को मुकम्मल पर्दा दे दिया गया और अब्दुल रऊफ दोबारा आसिया से कभी नहीं मिला। उन दोनों को यही लगा कि बस उनकी कहानी यहीं तक थी और यहीं तक खत्म। साथ खेलना, मार खाना और अपने अपने घरों में बैठकर रोने बैठ जाना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात के ज़िया अंधेरे में वो एक छोटी बच्ची को उठाए जो शायद कुछ ही दिनों की थी। बार बार किसी मर्द से मिन्नतें करती, वास्ता देती और बार बार यही कहे जा रही थी, ये दोनों बच्चे हमारे हैं, ये दोनों बच्चे हमारे हैं, ये किसी और के नहीं, किसी के नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के हैं, हम दोनों की मोहब्बत की निशानियां तुम देखो तो सही। लेकिन वो मर्द बार बार उसे झड़प देता और बार बार उसे यही कहता, किसी और का खून मुझ पर मत थोपो, ये मेरे बच्चे नहीं हैं, ये मेरे बच्चे नहीं हैं, जिसके हैं उसे दे दो। मर्द ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसमें बैठकर गाड़ी चला दी। वो वहीं घुटनों के बल बैठती गई और रोती गई और सिर्फ यही कहती गई कि ये बच्चे हमारे हैं, ये बच्चे हमारे हैं। और दूर कहीं एक बच्चा उन्हें देख रहा था। उसने आज भी उस मर्द का चेहरा नहीं देखा या देखना चाहता ही नहीं था। अब्दुल रऊफ ढाबे पे बैठा चाय के साथ साथ आलू के पराठे के भी मजे ले रहा था। तभी उसे कहीं दूर से महाजर आते दिखाई दिए जो कि अपने बच्चों और औरतों के साथ ऊंटों के ऊपर कचावे में बैठे हुए थे। अब्दुल रऊफ की नज़र एक ऊंट पर पड़ी जिसका कचावा रस्सी से बना हुआ था और एक पलड़े में बहुत ज़्यादा सामान था और दूसरे पलड़े में बहुत सारे सफ़ेद कुत्ते बैठे हुए थे। महाजरों के पास ऐसी नस्ल के कुत्ते बहुत होते हैं ताकि वो कभी कहीं भी खुली जगह में रहें तो ये कुत्ते उनकी हिफाजत करें और उनके मवेशियों की भी हिफाजत करें। इसलिए वो कुत्ते हमेशा साथ लेकर ही जाते हैं। महाजिर किसी से भीख नहीं मांगते। ये असल में पश्तून कबीले से ताल्लुक रखते हैं। उनकी औरतें हमेशा घंटर हाथत हंसती हैं।
मोटी वेलवेट के ऊपर कई तरह का चांदी का काम और कई तरह के धागों का काम, जो कि इस घंटर हट को बहुत भारी बनाता है। पश्तून महाजरों की बीवियां कभी भी घंटर हट के अलावा कोई दूसरा कपड़ा नहीं पहनती। यही घंटर हट उनका अबाया भी होता है और जोड़ा भी होता है। और उन बड़े बड़े घंटर हाथों के ऊपर उन्होंने बड़ी बड़ी चादरों जैसे दुपट्टे लपेटे होते हैं, जिन पर भी वही चांदी की और वही मुख्तलिफ रंगों के धागों का काम किया हुआ होता है। फिर इन्हीं बड़े बड़े दुपट्टों से उन्होंने अपना आधा चेहरा छुपाया हुआ होता है। अब्दुल रऊफ की नजर उन औरतों पर नहीं थी, बल्कि उस रस्सी से बने कचावे के अंदर बैठे कुत्तों पर थी, जो कि आला नस्ल के थे। और अब्दुल रऊफ हमेशा से ही कुत्ते पालने का शौकीन रहा है। अब्दुल रऊफ जो कि एक पठान था, वो महाजरीन की पुश्तों को भी अच्छे से जानता था। महाजरीन में से एक आदमी रुका ढाबे में कुछ लेने के लिए। तभी अब्दुल रऊफ उसके पास आया और एक कुत्ता मांगने लगा। उस महाजिर ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम कुत्ते किसी को नहीं बेचते। ये ऐसी नस्ल है जो खत्म होने को है और ये आखिरी नस्ल है। ये आखिरी नस्ल है। हम इतनी खास नस्ल किसी को ना यूं देते हैं ना किसी को बेचते हैं। जब वो ऐसे बात नहीं मान रहे थे तो अब्दुल रऊफ ने उनकी मिन्नतें करना शुरू कर दी। न जाने क्यों अब्दुल रऊफ को वो कुत्ते बहुत ही भागे। वो सिर्फ एक कुत्ता मांग रहा था, सिर्फ एक कुत्ता। वो बार बार इस महाजर से मिन्नतें कर रहा था कि सारे नहीं, मुझे बस एक कुत्ता चाहिए, सिर्फ एक कुत्ता दे दें। लेकिन वो महाजर डर से मस्त नहीं हुआ और ढाबे से अपना सामान लेता, शापर में डालता और वापस उन पर चढ़ बैठा। अब बात अब्दुल रऊफ की जिद पर आ गई थी। वो जल्दी से ढाबे के अंदर गया, वहां से एक छुरी उठाई और आगे बढ़कर रस्सी से बने कचावे को एक दो ज़रब से ही काट डाला। रस्सी से बना कचावा सारा का सारा ही नीचे गिर पड़ा और कुत्ते इधर उधर भागने लगे। वो कुत्ते बहुत ही छोटे छोटे थे। अब्दुल रऊफ ने एक को हाथ में लिया और आनन फानन भागने लगा। सारे के सहारे महाजर हक्का बक्का रह गए। कुछ कुत्ते पकड़ने लगे तो कुछ अब्दुल रऊफ के पीछे भागने लगे। इनके बच्चे भी कुछ अब्दुल रऊफ के पीछे भागे तो कुछ बच्चे वहां पर कुत्ते पकड़ने लगे। उनकी औरतें भी कुछ अब्दुल रऊफ के पीछे भागी और कुछ कुत्ते पकड़ने लगी। और अब्दुल रऊफ ने पीछे मुड़कर भी ना देखा और जो गली आई उसमें मुड़ता गया। और महाजरीन ने भी मुड़कर ना देखा। जहाँ पर अब्दुल रऊफ के निशान तक उनको महसूस हुए, उन्होंने वहां पर भागना शुरू किया। वो भी भागे जा रहा था और महाजरीन के बच्चे, उनकी औरतें भी अब्दुल रऊफ के पीछे भागने लगी। अब्दुल रऊफ को जब फरार का रास्ता ना मिला तो वो लोगों के घरों के अंदर घुस गया और एक घर के अंदर से दूसरे घर के अंदर लगातार जाने लगा। वहीं पर जो औरतें देखती आदमी को चिल्ला उठती, लेकिन वहां परवाह किसे थी। अब्दुल रऊफ था, उसे किसी हाल में कुत्ता चाहिए था। वो पकड़े जाने का बिल्कुल भी नुकसान नहीं उठा सकता था, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो जुर्माना अलग से होगा, कुत्ता अलग से गया और उसकी बेइज्जती अलग से होगी। अब बात तो महाजरीन और अब्दुल रऊफ की गैरत पर आ गई थी। वैसे भी पठानों की हर बात गैरत पर ही आती है। महाजरीन के मर्द घरों में तो नहीं जा सकते थे, इसलिए महाजरीन ने औरतों और बच्चों को घरों में भेजा, जो कि इतनी ही तेजी से अब्दुल रऊफ का पीछा कर रहे थे जितना तेजी से अब्दुल रऊफ भाग रहा था। वो अब्दुल रऊफ था तो वो भी नगरियों का सफर करने वाले महाजरीन थे। अब्दुल रऊफ को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, वो किस घर के अंदर जा रहा है और किसके घर के अंदर से बाहर जा रहा है। वो बस भागे जा रहा था। जब उसे लगा कि वो इसका पीछा यूं नहीं छोड़ने वाले तो वो किसी घर के कमरे में घुस गया। वहां पर एक बहुत बड़ा लकड़ी का संदूक पड़ा था। एक कुत्ते समेत संदूक में घुस गया और उस संदूक को बंद कर दिया। कोई ऐसा घर नहीं था कि महाजरीन ने किसी घर को छोड़ा हो, लेकिन अब्दुल रऊफ को न जाने जमीन खा गई या आसमान निगल गया। अब्दुल रऊफ संदूक में दम साधे पड़ा हुआ था। बहुत सा वक्त गुजर गया, महाजरीन को अब्दुल रऊफ ना मिला। वो थके हारे दोबारा से अपना सामान बांधा, संभाला और अपने सफर की तरफ रवाना हो गए। और उन्होंने अब्दुल रऊफ को मैदान महशर के लिए छोड़ दिया। लेकिन ये सोच उनकी गलत थी।
वो बहुत जल्द अब्दुर्रऊफ से मिलने वाले थे। इससे पहले कि अब्दुर्रऊफ संदूक से बाहर निकलता, अब्दुर्रऊफ को महसूस हुआ कि कोई संदूक खोल रहा है। जैसे जैसे संदूक खुलता गया, अब्दुर्रऊफ का सांस भी बंद होता गया। कौन होगा? पकड़ा तो आज गया हूँ, कुत्ता तो मिल गया है, इज्जत जो चली जाएगी। लानत हो तुझ पर अब्दुर्रऊफ, कुत्ते के चक्कर में तुमने इज्जत खो दी। अब कुत्ता तो घर में रहेगा, लेकिन अब्दुर्रऊफ को घर वाले कब्र में पहुंचा कर रहेंगे। उसी एक ही पल में न जाने अब्दुर्रऊफ ने अपने बारे में क्या क्या सोच लिया था। आहिस्ता आहिस्ता संदूक खुल गया और संदूक खोलने वाला कोई मर्द नहीं बल्कि एक लड़की थी, जिसने हल्की सी चीख भरी और दीवार के साथ लग गई। वो हक्का बक्का हैरान थी कि संदूक में एक आदमी और एक कुत्ता कैसे आ गए। और अब्दुर्रऊफ जर्द शक्ल बनाए संदूक से हौले हौले निकलने लगा। शायद जमीन फट जाए और अब्दुर्रऊफ अंदर चला जाए, शायद आसमान से एक बादल आए और अब्दुर्रऊफ को आसमानों में ले जाए, लेकिन वो यहाँ पर ना ठहरा रहे। अब्दुर्रऊफ जितना आज पछता रहा था, उसे लगा कि वो जिंदगी में कभी नहीं पछताएगा, लेकिन इसके लिए एक और पछतावा जिंदगी ने संभाल के रखा था। वो गौर से उस लड़की को देखने लगा, कभी लबहलाता, कभी हाथ जोड़ने की कोशिश करता, लेकिन वो लड़की तम सादे उसे देखती गई, जैसे उसने किसी इंसान को नहीं किसी जिन को देख लिया हो, और शायद वो इस जिन को पहचान गई थी। बहुत गौर करने के बाद अब्दुर्रऊफ ने उस लड़की की गाल पर वो निशान देखा जो बचपन में वो किसी अपनी पसंदीदा लड़की के गाल पर देखता था। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मौलवी साहब की बेटी आसिया थी। ये घर किसी और का नहीं बल्कि सागर शाह का था। लड़की कोई और नहीं बल्कि सागर शाह की इकलौती बेटी आसिया थी। सागर शाह के घर आने का गम और आसिया को देखने की खुशी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना गम मनाए या अपनी खुशी। वो यूं ही एक दूसरे को देख रहे थे, तभी आसिया भागते हुए बाहर गई। वो दूसरे कमरे में जाकर चिल्लाने लगी, सांप सांप सांप। सारे घर वाले जहां पर उसकी अम्मी और कुछ औरतें मोहल्ले की आई बैठी थी। अब्दुर्रऊफ को तो पहले कुछ समझ नहीं आया कि आखिर आसिया कर क्या रही है। सारी औरतें और अम्मी उसके कमरे में आ गई। आसिया वहां से खिसक कर बाहर निकल गई और अब्दुर्रऊफ को दरवाजे से जाने का इशारा किया। अब्दुर्रऊफ को समझ आ गई कि ये सब उसने उसे बचाने के लिए किया है, और वो मुस्कुराता और उसको देखता हुआ बाहर चला गया, और आसिया भी दूर से मुस्कुरा रही थी। कैम्ब्रिज की ठंड अब दिन ब दिन कम होती जा रही थी। एर्थी और उसके ग्रैंडपा बाहर बैठे धूप सेक रहे थे, और साथ साथ एर्थी ने बहुत सी किताबें भी खोल रखी थी। जो किताबें पढ़नी थी वो भी खुली हुई थी, और जो किताबें नहीं पढ़नी थी वो भी खुली हुई थी। इन किताबों में कहीं दूर एक उर्दू का कायदा भी पड़ा हुआ था। एर्थी का दादा इब्राहिम पाकिस्तानी था। वो उर्दू अच्छे से जानता था, और वो चाहता था कि उसकी चिड़िया को भी उर्दू बोलना आ जाए। एर्थी, तुमने सारी किताबें क्यों खोली हुई हैं? ग्रैंडपा, अगर मैं एक किताब पढ़ूंगी तो बाकी किताबें तो रूठ जाएंगी ना। एर्थी ने एक किताब गोद में रखी हुई थी और सर झुकाए उसे पढ़ रही थी। तुमने तो सिर्फ किताबें खोली हुई हैं, पढ़ तो नहीं रही, रूठ तो वैसे भी जाएंगी। दादा ने दूर फैली हुई किताबों को देखते हुए कहा। सो व्हाट दादा, उन्हें तसल्ली तो होगी ना कि हमें पढ़ा जाएगा। दादा को एकदम हंसी आ गई। मुझे अपनी बच्ची की यही रहम दिली सबसे ज्यादा भाती है। एर्थी ने ढेरों मासूमियत के साथ अपने दादा को देखा, जैसे वो उनकी बात ना समझे हो। ये रहम दिली क्या होती है ग्रैंडपा? जिसे पौधों से मोहब्बत हो, जिसे किताबों से भी मोहब्बत हो, जिसे दोस्त भी अच्छे लगे, जिसे मम्मी पापा से भी मोहब्बत हो, जिसे अल्लाह की बनाई हुई हर चीज से मोहब्बत हो, वो रहम दिल होता है। एर्थी को फिर एक हैरत का झटका लगा। ग्रैंडपा, अल्लाह सब बनाता है। आप कहते हो अल्लाह ने पानी को भी बनाया, जमीन को भी बनाया, आसमां भी बनाया, दरख्त भी बनाए, सब अल्लाह ने बनाया है, तो अल्लाह कहाँ है? इब्राहिम ने अपनी पोती को उठाकर अपनी गोद में बिठाया। अल्लाह एक राज है, जो उस राज को जान लेता है वो सबसे बेशकीमती हो जाता है। आप भी बेशकीमती इंसान हो ग्रैंडपा। एर्थी की बात सुनकर इब्राहिम का पूरा वजूद शल हो गया। वो अपनी इस पोती को क्या बताता कि वो उन बदकिस्मत इंसानों में से है जिसने अल्लाह को पाकर छोड़ा था।
अब्दुल-रऊफ और आसिया की मोहब्बत जो कभी बचपन की सख्तियों में दब गई थी, वो कई सालों बाद बंद किसी लकड़ी की संदूक से निकल आई थी। दूरियों का बंद टूट गया। मौलवी सागर शाह के अपने 2 मदरसे थे। मर्दों का मदरसा ऐसे था कि मदरसे का दूसरा दरवाजा घर के अंदर की तरफ खुलता था, और मौलवी साहब ने लड़कियों का मदरसा थोड़ा दूर होकर बनाया था। वो मदरसा आसिया चलाती थी और उसके साथ और 5 आलमा थी। अब्दुल-रऊफ रोज उसी गली में ठहर जाया करता था। वो पर्दे में छुपी आसिया को नहीं देख सकता था, पर आसिया तो उसे देख सकती थी। कुछ अरसा यूं ही रहा। फिर अब्दुल-रऊफ ने कुछ किताबें लड़कियों के मदरसे में भिजवाई और साथ में पैगाम भी भिजवाया कि ये किताबें अब्दुल-रऊफ ने दी हैं। आसिया इशारा समझ गई थी और उसने किताबें खोलकर देखी। उसके अंदर एक छोटी सी चिट रखी हुई थी, हाफिज खान का खंडर। ये वही टूटा हुआ खंडर था जहां पर फिदक और अलियार ने उन्हें ट्यूशन पढ़ते हुए पकड़ा था। फिर वही खंडर उनके मिलने की जगह बन गया। जब फिदक और अलियार ने उन्हें पकड़ा तो उन्हें फिदक और अलियार के तौर पर 2 डाकिया मिल गए। अब्दुल-रऊफ और अलियार दोनों चचा साहब थे। अब्दुल-रऊफ रोज खत लिखता और अलियार को चोरी चुपके दे आता। अलियार होशियार था, उसे अच्छे से समझ आती थी कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन फिदक बहुत मासूम थी। उसे अभी भी यही लग रहा था कि अब्दुल-रऊफ टेस्ट करके आसिया को भेज देता है। अलियार वही खत फिदक को चोरी चोरी दे देता था, क्योंकि फिदक घर के अंदर पढ़ा करती थी और अलियार मस्जिद के अंदर बैठकर, क्योंकि जब तक बच्चे कुरान पाक का खत्म नहीं कर लेते थे तब तक सागर शाह बच्चों को मदरसे में से नहीं आने देते थे। सागर शाह और उनकी बेटी आसिया सुबह सवेरे और शाम को बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाया करते थे। फिदक और अलियार दोनों राजदार थे, लेकिन अलियार आसिया और अब्दुल-रऊफ के खत लाजमी पढ़ा करता था। अब्दुल-रऊफ हर खत में आसिया को जनाने कहा करता था। जनान पश्तो ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब महबूब होता है, और बाज़ लोगों के बकौल इसका मतलब जान से प्यारा भी होता है। अलियार को जनान का मतलब हर तरह से मालूम था। उससे इतनी तो समझ आ गई कि कोई भी शागिर्द अपनी उस्तानी को जनान नहीं कहता। जनान जैसा भी लफ्ज़ था, अलियार को तो बहुत पसंद था, और वो धीरे धीरे फिदक को भी यही कहने लगा। चोरी के ताल्लुक को कोई कितना भी सफाई से छुपाने की कोशिश क्यों ना करे, एक ना एक दिन ये ताल्लुक पकड़ा जाता है। आसिया और अब्दुल-रऊफ का भी ये ताल्लुक मौलवी साहब के सामने आ ही गया। अब्दुल-रऊफ के लाख रिश्ता भेजने के बावजूद सागर शाह नहीं माना। अब्दुल-रऊफ और आसिया की बस माएँ इनके साथ थी। अब्दुल-रऊफ के घर वाले ना सही राजी थे और आसिया के घर वाले तो बिल्कुल भी राजी नहीं थे। जब आसिया और अब्दुल-रऊफ बाज नहीं आए और आसिया ने अपने बाप के सामने खड़े होकर अब्दुल-रऊफ का नाम लिया, तो उस दिन सागर शाह ने अपनी गैरत दिखाई और आसिया को ऐसा मारा कि उसके चेहरे की एक जगह भी देखने के काबिल नहीं थे। आज भी वो अब्दुल-रऊफ को खत लिख रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी, हाथ कांप रहे थे। ये आसिया को अब्दुल-रऊफ का आखिरी खत था। और फिदक बाहर दरवाजे के साथ पहरा दे रही थी कि कोई अंदर न चला जाए। और ये पहरा भी उसे आसिया ने ही देने को कहा था। आसिया के मन के आंसू उस खत में जज्ब हो रहे थे, और फिदक को खत की परेशानी थी कि आसिया बाजी अपना सबक खराब कर रही हैं। फिदक ने वो खत लाकर अलियार को दिया। आज ये खत काफी खराब हुआ है। आसिया बाजी ने आंसू गिरा कर सारी लिखाई साफ कर दी होगी। फिदक को खत पर लिखे हर लफ्ज की फिक्र थी। पागल, आंसू गिरने से खत खराब नहीं होता, बल्कि आंसू गिरने से खत पक्का हो जाता है। फिदक कुछ समझी नहीं। मतलब अगर पानी गिरे तो खत पर लिखी लिखाई भी खराब होती है, कागज भी गीला हो जाता है, लेकिन आंसू जज्ब हो जाते हैं। आंसू जिस लफ्ज पे गिरता है वो लफ्ज भी जज्ब हो जाता है, और वो जम जाता है, और वो वहीं का वहीं रह जाता है। फिदक को समझ अब भी नहीं आई थी
लेकिन फिर भी उसने हाँ में सर हिला दिया। वक्त के साथ साथ आसिया की शादी की तारीख भी रख दी गई। आसिया का मदरसे जाना भी बंद हो गया है, घर से निकलना भी बंद हो गया। फिदिक, अलियार, आसिया और अब्दुल रऊफ के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। अब तो समझ फिदिक को भी आने लगी कि मामला कुछ और है, कोई ऐसा मामला जो उसे समझ नहीं आता, लेकिन कोई मामला तो है। आसिया और अब्दुल रऊफ ने फिदिक और अलियार की मदद से एक मंसूबा बनाया। आज रात को फिदिक लोगों ने अपने घर में कुरान खाने रखी हुई थी और फिदिक ने अपनी अम्मी को खास तौर पर सागर शाह के घर भेजा ताकि वो आसिया बाजी को उनके घर आने दें कुरान खाने के लिए। आसिया की अम्मी और फिदिक की अम्मी दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। आसिया के अम्मी की इसरार पर सागर शाह ने उसे फिदिक के घर जाने की इजाज़त दे दी। कुरान खानी जारी थी, सब लोग नीचे थे। फिदिक बहाने बहाने से छुपते छुपाते आसिया को छत के ऊपर ले आई। छत पे अलियार पहले से ही अब्दुल रऊफ के साथ मौजूद था। अब्दुल रऊफ के हाथ में एक छोटा सा बैग था और उसका अपना कुत्ता जो उसने मुहाजिरीन से चुराया था वो भी साथ था। आसिया और अब्दुल रऊफ दोनों एक साथ ठहरे थे और आंखों में ढेरों एहसान लिए फिदिक और अलियार को देख रहे थे। आसिया ने झुककर अपने दोनों हाथ उनके गालों पर रखे। हम तुम दोनों के आखिरी नस्लों तक कर्जदार होंगे। तभी फिदिक ने अलियार की तरफ हाथ बढ़ाया और अलियार ने अपनी जेब टटोली और जेब से कुछ पैसे निकाले जो कि फिदिक और अलियार ने अपनी गग्गे तोड़कर निकाले थे। अलियार ने वो पैसे इन दोनों के सामने किए। एकदम आसिया की आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। उन लोगों को एक एक रुपए की जरूरत थी। उन लोगों ने ये नहीं कहा कि तुम लोगों से हम नहीं लेते। उन्होंने वो पैसे रख लिए। उन्हें मालूम था कि ये पैसे उनके लिए कितने बरकत वाले बनने वाले थे। अब्दुल रऊफ को छत्तों वाला रास्ता मालूम नहीं था। अलियार ने उसे चप्पा चप्पा गुजरने का बता दिया था और फिदिक वहीं घर की छत पर पहरा देने लगी कि कोई छत पर आ जाएगा तो वो उन्हें रोक देगी। यूं ही अलियार उन्हें छोड़कर वापस आ गया और फिदिक दबे पाँव नीचे आ गई। वक्त गुजरने के बाद जब सब ने आसिया का पूछा, आसिया कहाँ है, दुआ मांगनी है, तो फिदिक ने बड़े मासूमियत से कह दिया कि उनकी तबीयत खराब थी और वो घर चली गई हैं। चंद घंटों बाद पूरे मोहल्ले में खलबली मच गई। एक तरफ से अब्दुल रऊफ के घर वाले मशीनें निकाल के जा रहे थे तो दूसरी तरफ सागर शाह और उसके बेटे कंधों पर मशीनें लाते आंखों में खून लिए एक एक का दरवाज़ा पीट रहे थे। सुबह तक पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई थी। मौलवी सागर शाह की बेटी आसिया और अब्दुल रऊफ दोनों भाग गए हैं। रात का दूसरा पहर, वक्त नमाज इशा का था। तबस्सुम ने अपने दोनों हाथों को सीने पे बांधा हुआ था। ताउस और तस्बीह पढ़कर उसने दुआए कनूत कहना शुरू की। ए अल्लाह, हम तुझसे मदद चाहते हैं, हम तेरी बख्शिश चाहते हैं, हम तुझ पर ईमान रखते हैं। ईमान लफ्ज़ों में से सबसे मजबूत लफ्ज़। इरादे से यकीन तक का सफ़र ईमान। हम आप पर भरोसा करते हैं, हम नेकी के साथ तेरी तारीफ़ करते हैं। यकीन ईमान की पहली निशानी। तेरा शुक्र अदा करते हैं और हम तेरा कुफ्र नहीं करते। हम छोड़ देंगे और जो तुझे धोखा देगा उसे छोड़ देंगे। शुक्रगुजार तबस्सुम हमेशा थी, लेकिन ये लफ्ज़ पढ़कर हमेशा लड़खड़ा जाती थी। जो तुझे धोखा देंगे हम उसे छोड़ देंगे। ये वादा वो अल्लाह से हमेशा करती, लेकिन कायम कैसे रहे। ए महबूब, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी को सजदा करते हैं, तुझी को ढूंढते हैं और तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। रहमत यही वो चीज़ थी जो उसके दिल को इत्मीनान देती थी। बेशक अल्लाह हमारी मजबूरियां जानता है, बेशक वो रहम करेगा और हमें माफ़ करेगा। और तेरे अजाब से डरते हैं, बेशक तेरा अजाब काफिरों के साथ है। तबस्सुम पे इशा हमेशा बारी रहती थी, सिर्फ और सिर्फ दुआए कनूत की वजह से। उसे ऐसा लगता था जैसे अल्लाह इसे हर बार कह रहा हो, तबस्सुम उन्हें छोड़ दो जो मेरी नाफरमानी करते हैं, तबस्सुम उन्हें छोड़ दो जो हमें धोखा देते हैं। तबस्सुम के सीने पर इतना बड़ा पत्थर था जिसे वो चाहकर भी नहीं हटा पाती थी। उसकी हर इशारा रोते कांपते ही गुजरती थी।
اور نہ جانے کب تبسم فخر کے ساتھ اللہ کے سامنے دعائے قنوت پڑھ سکے گی، اس سے پکا وعدہ کر سکے گی۔ اس کے اندر عشق حقیقی اور عشق مجازی کی جنگ تھی۔ کل مرحوم الیاس چودھری کی حویلی میں تبسم چودھری اور وقاص چودھری کا نکاح تھا۔ صبح کی اذان کے وقت ویسے ہی الیار کے گھر والے سارے اٹھ جاتے ہیں۔ ہمیشہ سے اندھیرے میں اٹھنا اور ان کے مردوں کا مسجد کی طرف جانا یہ ان کے گھر کا خوبصورت معمول تھا، لیکن آج یہ معمول کچھ اور طرح کا تھا۔ الیار وضو کر کے باہر آنگن میں آیا تو مردوں نے گھر میں جماعت بنائی ہوئی تھی اور عورتیں بیگ پیک کرنے میں مصروف تھی۔ الیار پہلے تو جا کے جماعت کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی دعا مانگے بغیر ماں کے پاس بھاگ کر آیا۔ یہ کیا ہے امی، آپ سامان کیوں باندھ رہی ہیں؟ ماں نے بھری ہوئی آنکھوں سے الیار کو دیکھا اور بالوں میں شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، ہم وزیرستان جا رہے ہیں۔ اب 13 سال کے بچے کو کوئی کیا سمجھائے، لیکن کیوں امی یوں اچانک؟ الیار کو جیسے جھٹکا لگا۔ نسرینہ بی بی سے جیسے بولا نہ جا رہا ہو۔ تمہارے دادا کا حکم ہے، بس جانا ہے تو جانا ہے۔ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں؟ کم سے کم یہ تو بتا دیں۔ الیار نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہمیشہ کے لیے، نسرینہ بی بی نے اپنے بیٹے کو بنا دیکھے کہا۔ الیار نے جھٹ سے اپنی ماں کا ہاتھ چھوڑا اور بھاگتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ الیار کی ماں جانتی تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ الیار سیدھا ان کے دروازے کے سامنے ٹھہر گیا جو کہ بند تھا۔ الیار سفور چچا کے گھر بھاگا۔ ان کا دروازہ کھلا ہوتا تھا کیونکہ سفور چچا مسجد جاتے تھے۔ الیار سیدھا باہر آنگن میں بنی سیڑھیوں پر دوڑتا گیا۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ کون دیکھ رہا ہے اور کون کیا کہہ رہا ہے۔ الیار نے سفور چچا کی چھت سے گزر کر غلام رسول چچا کی چھت پر چھلانگ لگائی اور وہاں سے فدق کی چھت کی چھوٹی سی دیوار پھلانگی۔ سانس پہ سانس چڑھتا سامنے اسے چارپائی پر فدق اپنی ماں کے ساتھ لیٹی ہوئی ملی۔ الیار بھاگ کے اس کے چارپائی کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس کا بازو زور زور سے ہلانے لگا۔ اٹھو فدق، اٹھو، میں جا رہا ہوں، میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ جہاں چونک اور ڈر کے مارے فدق اٹھی، ساتھ میں اس کی ماں اور اس کی چچی لوگ بھی اٹھ گئے تھے۔ فدق کی اب بھی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور وہ مدہوش حالت میں الیار کو دیکھ رہی تھی اور من منائی، کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو؟ وزیرستان۔ الیار نے ابھی تک فدق کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ اچھا بیٹا، یوں اچانک کتنے دنوں کے لیے؟ اور تم صبح ملنے آ جاتے۔ فدق کی امی نے بے حال الیار کو بڑی شفقت سے کہا۔ ہمیشہ کے لیے، کوئی ملنے نہیں آ رہا، ہم ابھی جا رہے ہیں۔ الیار ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظر فدق پر تھی، اس کی سب سے پیاری دوست۔ فدق نے جھٹ سے الیار کا بازو پکڑ لیا۔ پر کیوں؟ تم کیوں جا رہے ہو؟ تم مت جاؤ۔ خالہ، کیا میں نہ جاؤں؟ کیا مجھے اپنے گھر میں رکھیں گی؟ فدق کی بات سن کر الیار نے فدق کی امی کی طرف منہ موڑ لیا اور منت بھرے لہجے میں کہا۔ نمرہ بیگم نے الیار کے چہرے کو ہاتھوں میں لے لیا۔ بیٹا، تمہارے امی ابو تمہیں ہمارے پاس نہیں چھوڑیں گے۔ الیار نے پھر فدق کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ تو فدق کو ہمارے ساتھ آنے دیں۔ ہاں امی، یا الیار ہمارے ساتھ رہے گا یا میں الیار کے ساتھ جاؤں گی۔ جتنی زور سے الیار نے فدق کو پکڑا تھا اتنی ہی زور سے فدق نے الیار کو پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ نمرہ بیگم بچوں کو کچھ سمجھاتی، دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ بیٹا، لگتا ہے تمہارے گھر والے آئے ہیں۔ نمرہ بیگم پھر سے الیار کے بگڑے بال ٹھیک کرنے لگی۔ پلیز خالہ، فدق کو ہمارے ساتھ آنے دیں یا مجھے روک لیں، الیار نے پھر منت کی۔ فدق ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ الیار کی جان میں جان نہیں تھی۔ جیسے سزا کا وقت ختم ہوا اور ملزم کو پھانسی دی جاتی ہے۔ نمرہ بیگم نے دونوں کو بہلا پھسلا کر نیچے لے گئی۔ نیچے الیار کے گھر کی عورتیں آئی ہوئی تھی۔ نمرہ بیگم، نسرینہ بیگم دونوں ایک دوسرے سے ملی۔ نمرہ بیگم تعجب میں تھی، نسرینہ بی بی نگاہیں چرا رہی تھی۔ امی، میں فدق کے گھر رہوں گا، خالہ نے مجھے اجازت دے دی۔ الیار ایک دم بیگم نمرہ کے پیچھے چھپ گیا، لیکن فدق کا ہاتھ اس نے ابھی تک پکڑا ہوا تھا۔ الیار بیٹا، ادھر آؤ، خالہ کو تنگ مت کرو۔ نسرینہ بی بی نے الیار کے کندھے سے پکڑ کر فدق کے سامنے کھڑا کر دیا۔
اور فدق نمرہ بیگم کے سامنے الیار اور فدق صرف 1 فٹ پر بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ الیار نے ابھی تک فدق کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اچھا بہن، چلتے ہیں، کوئی جانے انجانے میں غلطی ہوئی تو معافی چاہتے ہیں۔ ساری عورتوں نے ایک دوسرے کو الوداع کہا اور چلنے لگی۔ فدق ہمارے ساتھ جائے۔ الیار نے فدق کا ہاتھ نہ چھوڑنے کا پکا فیصلہ کر رکھا تھا۔ یہاں فدق پاؤں پہ پاؤں مارے روئے جا رہی تھی۔ الیار کہیں نہیں جائے گا، چلو الیار، دادا غصہ کریں گے۔ نسرینہ بی بی اب گھسیٹتے ہوئے انداز میں الیار کو کھینچنے لگی۔ میں نہیں جاؤں گا۔ ایک دم الیار گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگا اور پوری قوت سے فدق کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس طرف نمرہ بیگم نے اپنی بیٹی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور دوسری طرف نسرینہ بی بی الیار کو کھینچ رہی تھی۔ ماحول میں عجیب سا تناؤ بھر آیا، جیسے کوئی مر گیا ہو اور پوری دنیا اس پر بہن کر رہی ہو۔ دھیرے دھیرے الیار کا ہاتھ فدق کے بازوں سے کلائی پر آ گیا اور کلائی سے الیار کا ہاتھ فدق کے ہاتھ میں پکڑ مضبوط ہوئی پر ڈھیلی ہوئی اور دھیرے دھیرے ہاتھ سے ہاتھ بھی نکل گیا۔ الیار کو اس کی ماں گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئی اور فدق پاؤں پر پاؤں مار کر روئے جا رہی تھی۔ نہ جانے کتنے وقت تک فدق کی ماں نے اسے قابو کیا ہوا تھا۔ وہ الیار کے پیچھے جانا چاہتی تھی۔ جب فدق کو کوئی اور راستہ نہیں ملا تو فدق نے کسی زخمی بلی کی طرح اپنی ماں کو کاٹ دیا۔ ماں نے چٹ سے ہاتھ چھوڑ دیا اور فدق بجلی کی طرح گھر سے باہر نکل گئی۔ الیار کو زبردستی فرنٹ سیٹ پر اپنی ماں کی گود میں بٹھایا گیا۔ وہ اب بھی چیخ رہا تھا۔ کار سٹارٹ ہو گئی۔ الیار نے اچانک چیختی ہوئی فدق کی آواز سنی۔ الیار باہر جا کر نہیں دیکھ سکتا تھا، پر فرنٹ میرر میں وہ بھاگتی ہوئی فدق دکھائی دے۔ الجھے ہوئے بال، ننگے پاؤں، فدق بھاگ رہی تھی اپنے الیار کو روکنے کے لیے۔ الیار نے ایک دم چیخ ماری۔ اس کے چچا جو ڈرائیو کر رہے تھے، ان کے غصے کی بھی اب بس تھی۔ انہوں نے ایک زور کا تھپڑ رسید کر دیا اور الیار کا سر سیدھا ماں کی گود میں جا گرا۔ چپ شا، ورنہ اگلی دفعہ تھپڑ نہیں، گولی ماروں گا تمہیں اور تمہاری فدق کو بھی۔ الیار کے منہ سے جیسے کسی نے زبان نکالی ہو، وہ وہاں سے لپٹ گیا، پر اس کی آنکھیں سامنے لگے فرنٹ میرر پر تھی۔ چیخیں اس کی سسکیاں بن گئی تھی۔ وہ سسک سسک کر سامنے شیشے میں بھاگتی ہوئی فدق کو دیکھ رہا تھا۔ فدق بھاگتے بھاگتے رک گئی۔ اسے اب کار کہیں نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جہاں ٹھہری تھی وہیں بیٹھ گئی اور اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا اور سسکیاں لینے لگی۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ اسے سنائی دینے لگی۔ سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں اب پھوٹنے لگی تھی۔ یہ صبح کا آغاز تھا۔ جو پہلی دفعہ فدق دیکھ رہی تھی، اسے الیار کی بات یاد آئی۔ فدق سویرے اٹھا کر صبح کی اصلی خوبصورتی تو سورج کی پہلی کرنوں اور چرند پرند کے جاگنے سے ہوتی ہے، اور یہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ یہ دیکھنے کے بعد تم روزانہ بہت سویرے اٹھو گی۔ فدق سر اٹھائے آسمان، درختوں اور چہچہاتے پرندوں کو دیکھنے لگی۔ ہر طرف نظر دوڑانے کے بعد اس نے پھر اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا۔ الیار جھوٹ بول رہا تھا۔ کچھ بھی پیارا نہیں ہے۔ پہلی صبح پیاری نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، تھوڑی سی بھی نہیں ہے۔ فدق نے روحانسی آواز میں خود سے کہا، اگر دل کا موسم اچھا نہ ہو تو آپ پھولوں کی وادی میں بھی ہوں، تب بھی کچھ اچھا نہیں لگتا، کچھ پیارا نہیں لگتا۔ کسی نے فدق کے کندھے پر نازک سا ہاتھ رکھا۔ تم راستے کے درمیان میں کیوں بیٹھی ہو؟ کیا تم کھو گئی ہو؟ فدق نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ کوئی ایک مجسمے جیسی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی، اسی کے جتنی، جس کے خوبصورت بال 2 چوٹیوں میں تھے، پیاری آنکھیں، خوبصورت چھوٹی سی ناک اور چھوٹے چھوٹے موتیوں کی طرح دانت۔ فدق کچھ لمحے اس پیاری اور رحم دل پری کو دیکھنے لگی، پھر بولی، نہیں، مجھے میرے گھر کا پتہ ہے۔ تم کون ہو؟ ہم یہاں شفٹ ہوئے ہیں، ابو کی پوسٹنگ یہاں ہوئی ہے۔ اس کے چہرے سے مسکان نہیں جا رہی تھی۔ فدق اب کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟
میرا نام جیا ہے۔ جیا نے آگے ہاتھ بڑھایا۔ میں فدق۔ فدق نے ہاتھ پکڑ لیا۔ تو آج سے ہم دوست۔ جیا نے ہاتھ کو مضبوطی سے ہلایا۔ دوست کا نام سن کر فدق پھر رونے لگی۔ جیا ایک دم پریشان ہوئی۔ وہ اسے ایک طرف رکھے پتھر کے پاس لے گئی اور اسے بٹھا دیا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گئی اور اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھ لیا۔ تم رو لو، امی کہتی ہیں رونا آئے تو رو لیا کرو۔ جیا نے فدق کا سر اپنے کندھے پر رکھا اور تھپ تھپانے لگی۔ فدق کو اس وقت کندھے کی ضرورت تھی اور وہ کندھا اس کو جیا نے دیا۔ فدق کی جیا۔ ویسے الیار صحیح کہتا تھا، اس سویرے والی صبح اتنی بھی بری نہیں، تھوڑی اچھی ہے، ہاں بس تھوڑی اچھی ہے۔ فدق نے دل ہی دل میں کہا۔ اس کا سر جیا کے کندھے پر تھا جسے وہ تھپ تھپا رہی تھی۔